Hello, my dear competitive aspirants, especially UGC NET and JRF candidates. Once again, most welcome to all of you. Because in today's session, we are going to talk about a very important work in the history of English literature. You can see the heading Ulysses. I hope and you might have heard about the name of Ulysses. Ulysses is a very important work in the history of English literature because someone has written novel on Ulysses, someone has written drama on Ulysses, and someone has written poem on Ulysses. अब आप ही समझ लीजिए कि एक ही नाम पे तीन काम होंगे तो वो इम्पोर्टेंट होगा या नहीं होगा। काम नाम एक और काम अनेक, ठीक है। यानी कि नाम है यूलिसस और इस पे तीन काम हुए हैं। किसी ने पोएम लिख दिया यूलिसस पे, किसी ने नोवेल लिख दिया और किसी ने ड्रामा लिखा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी लगना चाहिए कि ये जो वर्क है यूलिसस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इज इम्पोर्टेंट नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ कैंडिडेट, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, TGT and PGT. At the same time, it is also important for a smart competitive exam like UPSC and BPSC. So underestimate करने का यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। आपको ध्यान देना चाहिए कि आपको ठीक इसी तरह से कोई भी चीज़ को रिसर्च करना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी सर्च होगी। अगर आप रिसर्च नहीं करते हैं तो आपको कोई सर्च नहीं करेगा। तो ये कहा जाता है नो रिसर्च नो सर्च, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम पढ़ाई ही कर रहे हैं तो रिसर्च के अंदाज में करें। रिसर्च के अंदाज में करते हैं तो हमारे पास कन्फ्यूजन नहीं रहता है और हर चीज़ हम क्लियर रखते हैं। तो याद रखिएगा, अगर यूजीसी नेट या जेआरएफ या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो अक्सर आपके एग्जाम में ऑथर के नेम, नोवेल का नाम, राइटर के नेम या पोएम का नाम पूछ दिए जाते हैं। जो फेमस होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो यूलिसस जो वर्ड है अपने आप में फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अजीब इंपॉर्टेंट है ये। इस पे तीन लोगों ने अलग अलग चीज़ें लिखी है। तो आज की इस सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हु हैज रिटन व्हाट ऑन यूलिसस in detail. So pay attention to me and keep watching this video with honesty and sincerity because each and every point I'm going to elaborate it in this session. So I will make this video easy for you and memorize for you. This is my promise. But only thing you must pay your attention to me. Only then it is possible. तो let's start the session. यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दें कि यूलिसस पे तीन काम हुए हैं। पोएम लिखी गई है, ड्रामा लिखी गई है और नोवेल लिखी गई है। अब हम ब्रीफ देना चाहेंगे आपको कि यूलिसस पे पोएम लिखे हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और यूलिसस पे नोवेल लिखे हैं जेम्स जॉयस और यूलिसस पे ड्रामा या प्लेज लिखे हैं स्टीफन फिलिप। अब हम इस सेशन को एलाबोरेट करते हैं और डिटेल में हर पॉइंट को क्लियर करते हैं वन बाय वन। सो पे अटेंशन टू मी एंड हैव ए लुक हियर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यूलिसस पे तीन काम। पहला काम क्या लिखी गई? पोएम, ठीक है, पहला काम पोएम लिखी गई। दूसरा काम क्या हुआ भाई? तो नोवेल लिख दिया गया, ठीक है, नोवेल। तीसरा काम क्या हुआ? तो प्लेज लिखे गए, ठीक है, प्लेज। प्लेज को हम ड्रामा भी कह सकते हैं, ठीक है। आइए आपको हम सारा चीज़ थोड़ा समझा दें। तो यूलिसस पे पोएम किसने लिखा? तो अब आते हैं एकदम ध्यान से, यहाँ पे सिस्टम से ध्यान दीजिएगा। यूलिसस पे पोएम किसने लिखा भाई? तो रिटन बाय अल्फ्रेड, ALFRED, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस पे क्या लिखे हैं? पोएम। अब देखिए, ये जस्ट लाइक एक रिसर्च है। तो रिसर्च को थोड़ा उस अंदाज में अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारा सर्च होगा। नो रिसर्च नो सर्च। इफ यू वांट योरसेल्फ टू बी सर्च्ड यू हैव टू मेक ए रिसर्च। तो थोड़ा सा आप लोग भी अंदाज रखिए अपना अपना। यहाँ पे रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। अब ये कब लिखी गई थी? तो ध्यान देंगे कि ये लिखी गई थी आपका रिटन। कब लिखी गई थी भाई? तो रिटन इन 1833। कह देगा कि यूलिसस पे पोएम लिखने वाले अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन तो हैं, लिखे कब थे? तो 1833 में लिखे गए थे, लेकिन रिटन डेट अलग होता है। अब पब्लिश कब हुई थी? तो पब्लिश्ड, ये पब्लिश हुआ था 1842 को, ठीक है। और ये किस में लिखी गई थी भाई? तो रिटन इन ब्लैंक वर्स, याद रखिएगा, ब्लैंक वर्स। ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ब्लैंक वर्स क्या है? तो जब कोई पोइट्री लिखी जाए फ्री स्टाइल में, यानी कि उसमें राइमिंग स्कीम ना हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्लैंक वर्स। तो ये ब्लैंक वर्स के डिवाइस में लिखी गई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आएगा एग्जाम में कि यूलिसस टीएस इलियट कहते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने यूलिसस पे पोएम लिखे हैं तो किस लिटरेरी डिवाइस का यूज किया है? तो ब्लैंक वर्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ब्लैंक वर्स का यूज उन्होंने किया हुआ है। टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म की बात कर लें तो ये है हमारे 1809 और 1892। याद रखिएगा, कभी कभी डेट ऑफ बर्थ भी पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो यूलिसस में यूलिसस की चर्चा की गई है। तो यूलिसस क्या है भाई? यूलिसस इज अ माइथोलॉजिकल हीरो। ये माइथोलॉजिकल हीरो है। जब माइथोलॉजिकल हीरो होता है तो स्टोरी भी माइथोलॉजिकल हो जाती है।
ध्यान रखिएगा। हम कहेंगे माइथोलॉजिकल किसको कहते हैं, तो माइथोलॉजी का मतलब होता है ट्रेडिशन, क्लासिकल, जो ट्रेडिशन और क्लासिकल चीज़ों में विश्वास करता है। लोग पहले पुराने चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते थे, क्लासिकल चीज़ों में, और उनको इतना विश्वास स्ट्रांग होता है कि जल्दी टूटता नहीं है। अब यही तो हमारी सिविलाइजेशन है, कल्चर है, लोग पुरानी परंपराओं को मान करके आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये ट्रेडिशनल और क्लासिकल एपिक है, सॉरी एपिक नहीं है, मतलब ये एपिक से ली गई है। अब हम इस कहानी को समझाने के लिए कि यूलिसस एक माइथोलॉजिकल हीरो है, इसको समझाने के लिए हम थोड़ा बैक जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको हम लेके चलते हैं 7th और 8th सेंचुरी BC में। ध्यान दीजिएगा कि होमर नाम का आदमी था, ठीक है, होमर नाम का बहुत महान ग्रीक पोएट था, ठीक है। होमर वाज ए ग्रेट ग्रीक पोएट, ठीक है, हु हैज रिटन ओडिसी, ठीक है। होमर का ओडिसी आपको याद होगा, बहुत बार क्या होता है ना, जैसे UPSC BPSC के एग्जाम दे रहे हैं तो आ जाएगा कि ओडिसी की रचना किसने की, ओडिसी किसने लिखा है, तो ओडिसी लिखा है होमर ने। होमर के ओडिसी से ये नाम लिया गया है, कैरेक्टर का नाम, हीरो का नाम। तो अब थोड़ा बैक से हम आपको पूरा कहानी समझाते हैं। होमर 7th और 8th सेंचुरी BC में एक ग्रीक स्कॉलर था, उसने एक पोएम लिखा जिसका नाम है ओडिसी। उस ओडिसी में एक हीरो है, उस हीरो का नाम है ओडिसियस, ठीक है। तो ओडिसियस से ये हीरो लिया गया है यूलिसस, ठीक है। तो ज़्यादा अंतर नहीं है, यूलिसस ओडिसियस, यानी कि जो यूलिसस हीरो है वो ओडिसियस की तरह काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा, वही है ओडिसियस। अब होमर का ओडिसी में 10 साल की लड़ाई होती है, उस 10 साल की लड़ाई को ट्रोजन वार कहते हैं। तो पेपर में आएगा कि होमर के यूलिसस में कितने साल की लड़ाई हुई थी, तो ट्रोजन वार हुआ था 10 वर्ष का। उसमें जो हीरो है ओडिसियस यानी कि यूलिसस, वो लड़ाई में भाग लेता है, लड़ता है, बहुत ग्रेट वॉरियर था और युद्ध को जीतता भी है। 10 साल लड़ाई के खत्म होने के बाद वो लौट के अपने किंगडम जाता है, जाने में भी उसको लगभग 10 साल टाइम लग जाता है, सोचिए। तो वो उसके किंगडम का नाम है इथाका, इथाका, सॉरी ITHACA, ठीक है। तो उसके किंगडम का नाम क्या है, इथाका। इथाका लौट रहा था, जहाँ उसके पत्नी और उसके बेटे इंतजार कर रहे हैं कि इथाका आएगा। और जब वो लौटता है तो उसके लौटने के उपरांत भी लड़ाइयाँ होती हैं, कुछ लोग जो उसके दुश्मन है उस पर अटैक करता है और उसको भी वो जो हीरो है यूलिसस हरा देता है, ठीक है। तो वहाँ से यूलिसस के कैरेक्टर को लिया गया है। अब हमें उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि ये जो यूलिसस कैरेक्टर है कहाँ से लिया गया है, होमर के ओडिसी से, ठीक है। तो अब आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए, यूलिसस इज ए माइथोलॉजिकल हीरो, ठीक है, हु रिटर्न्स, सॉरी, हु रिटर्न्स from the after a long journey, ठीक है, जर्नी ऑफ ट्रोजन वार, ठीक है, TROJEN, ट्रोजन वार। ये जरा ट्रोजन वार के स्पेलिंग देख लीजिएगा आप लोग, TROJTN है कि JEN है, ट्रोजन वार। ट्रोजन वार के बाद एक लंबी जर्नी से रिटर्न होता है हमारा ये यूलिसस, और उसके रेस्टलेसनेस और होपलेसनेस की कहानी है। हम सारा चीज़ नहीं लिख सकते, जगह नहीं है, तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यूलिसस क्या है, तो एक माइथोलॉजिकल हीरो है और 10 साल के लड़ाई के उपरांत जब वो लौटता है तो उसके होपलेसनेस और रेस्टलेसनेस की कहानियां बताई गई है। भाई आप ही बताइए, 10 साल तो उसने लड़ाई में खत्म कर दिया और 10 साल उसको अपने किंगडम इथाका पहुंचने में लग गए, तो वह इंसान को होपलेसनेस होगा कि होपफुलनेस होगा, या आप ही इमेजिन कर लीजिए। होपलेसनेस, रेस्टलेसनेस और डिस्कॉन्टेंट, मतलब इस तरह के उसके मतलब फीलिंग्स आते हैं, ठीक है। हालांकि वो लड़ाई के दौरान जीतता है, सब अपने दुश्मनों को हरा देता है, ठीक है, फिर भी स्ट्रगल तो उसके लाइफ में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे यूलिसस के बारे में पोएम। अब आते हैं नोवेल। नोवेल किसने लिखा है भाई, तो नोवेल लिखे हैं रिटन बाय जेम्स जॉयस, JAMES, जेम्स जॉयस, ठीक है। जेम्स जॉयस लिखे हैं, ये नोवेलिस्ट हैं। और ये कैसा नोवेलिस्ट है, आयरिश, IRISH, आयरिश नोवेलिस्ट। अब आपको थोड़ा सा इसकी कहानी बता देते हैं कि जब जेम्स जॉयस यूलिसस पे नोवेल लिख रहे थे तो इनके दिमाग में आइडिया आया कि हम सबसे पहले इस नोवेल को सीरियलाइज्ड करेंगे और बाद में पब्लिश करेंगे। तो आपके दिमाग में आता होगा कि सीरियलाइज्ड क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, कुछ ऑथर, राइटर या नोवेलिस्ट बहुत स्मार्ट टाइप के होते हैं, उनका भी दिमाग बहुत काम करता है। आपको टेक्निकल भाषा में समझाते हैं कि सीरियलाइज्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये नोवेल को जेम्स जॉयस सोचे कि हम सबसे पहले सीरियलाइज्ड करेंगे, उसके बाद पब्लिश करेंगे। तो सीरियलाइज्ड का मतलब क्या होता है, तो समझिए, जिस तरह से मूवी आती है, तो मूवी आता है तो सबसे पहले ट्रेलर को लॉन्च किया जाता है ताकि ऑडियंस में उसका क्रेज बढ़ जाए, ठीक है।
तो आप लोग देखें ना, ट्रेलर आ जाता है किसी भी नया मूवी का, तो आदमी अच्छा ये मूवी आ गई है, पहले से टिकट बुक है कि नहीं। तो उसी तरह से जब कोई नोवेल लिखी जाती है, नोवेलिस्ट लिखता है, पोएम लिखता है, या कोई भी वर्क लिखता है, राइटर ऑथर, तो सोचता है कि सबसे पहले क्यों ना हम इसको किसी मैगजीन में या कहीं भी सीरियलाइज कर दें। तो सीरियलाइज हो जाएगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। अब देखिए मूवी आता है तो कुछ लोग तो ट्रेलर लॉन्च कर नहीं देते हैं, ट्रेलर पहले आ जाती है, और कुछ लोग तो इसको क्या करते हैं, मतलब हाईलाइट करने के लिए जैसे कहीं कहीं जा करके इसका प्रमोशन करते हैं कि हमारी मूवी आने वाली है, इतने तारीख को आएगी, इतने डेट को आएगा। हीरो एक्टर्स लोग क्या करते हैं, अपने स्टोरी को ये करते हैं, प्रमोट करते हैं। जैसे कपिल शर्मा शो में भी आता है सब, और क्या करता है, अपने अपने जो मूवी आती है, मूवी आने से पहले जा करके उसमें प्रमोशन कर देते हैं ताकि ऑडियंस में क्रेज बना रहे और ध्यान रहे कि हाँ मूवी आने वाली है। तो इसी तरह से सीरियलाइज होता है। तो जब कोई ऑथर, राइटर या पोएट अपने वर्क को सीरियलाइज करता है, इसका मतलब ये होता है कि वो चाहता है कि ऑडियंस में इसका क्रेज बन जाए और वो किसी जर्नल में या किसी मैगजीन में या कहीं भी सीरियलाइज करवाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये सारा बात समझा दिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज सीरियलाइज्ड, SERI सीरियलाइज्ड। ध्यान से समझिएगा, ये नोवेल को सबसे पहले सीरियलाइज किया गया है। कहाँ सीरियलाइज कर गई है, तो इन, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम इस तरह से आपको लिख देते हैं, इन द अमेरिकन जर्नल, ठीक है, जिसका नाम है द लिटिल रिव्यू, REVIEW, सुन के लिख लीजिएगा अगर ना दिख रहा हो तो, ठीक है। लिटिल रिव्यू जर्नल में इसको क्या किया गया है, सबसे पहले सीरियलाइज की गई थी। और ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको कब सीरियलाइज किया गया था, ठीक है। तो ये सीरियलाइज किया गया था इन, या फ्रॉम कर दीजिए, फ्रॉम ईयर का नाम है 1918, 1918 से लेकर 1920, 1920 में इनको सीरियलाइज किया गया था। अब बाद में इसको पब्लिश की गई थी, ठीक है। तो पब्लिश किया गया था, अब यहाँ पे जगह कम है तो हम सीधा लिख देते हैं पब्लिश्ड। ये पब्लिश्ड कहाँ हुई थी, तो पब्लिश्ड हुआ था ये 1922 में, ठीक है। और किसके द्वारा, तो बाय सिल्वियाज, SYLVIA, सिल्विया बिच, ये पब्लिशर का नाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि जेम्स जॉयस का जो नोवेल है वो 1922 में किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, तो सिल्विया बिच, ये ध्यान रखेंगे। 1922 में ये क्या हुई थी, पब्लिश हो गई थी। तो ये हमारे नोवेल का कहानी है। अब आते हैं कि थोड़ा नीचे लेके चलते हैं, प्लेज, ठीक है। ये जो यूलिशस पे प्लेज किसने लिखा, तो यूलिशस पे प्लेज लिखते हैं रिटन बाय जेम्स जॉयस, सॉरी गलती बोल दिया, रिटन बाय स्टेफन, ठीक है, स्टेफन फिलिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेफन फिलिप ने इस पे प्लेज लिखते हैं। आइए प्रोलोग के स्टाइल में लिखते हैं, रिटन इन प्रोलोग, ठीक है, या इन द स्टाइल ऑफ प्रोलोग में लिखते हैं, ठीक है। इसमें 3 ही एक्ट हैं। इट है, पूछ देगा एग्जाम में कि इस प्लेज में कितने एक्ट हैं, तो इट है 3 एक्ट्स, इसमें 3 ही एक्ट्स हैं। 3 ही एक्ट्स में ये प्ले खत्म हो जाता है। जो यूलिशस है प्ले, स्टेफन फिलिप का 3 एक्ट्स का प्ले है, ठीक है। और ये इसके जो पब्लिकेशन करने वाला है वो मैकमिलन है। तो पब्लिकेशन लिख लेंगे कि पब्लिकेशन, PUB पब्लिकेशन, ये जो पब्लिकेशन है ये है मैकमिलन पब्लिकेशन है। और ये कब पब्लिश हुई, तो 1902 में, याद रखेंगे 1902 में। यही फैक्ट है हमारे यूलिशस के बारे में। अक्सर यूलिशस से क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन वेरी वेल एंड आई हैव क्लियरली एक्सप्लेन एवरीथिंग in detail about Ulysses. Who has written what on Ulysses has already been finished here. So you must go through it and memorize it. Maybe one question will be asked in your competitive examination. So keep yourself updated and keep watching this video. आप इस वीडियो को पॉज करके या 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो जाए। और ध्यान दीजिएगा कि कन्फ्यूजन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। अगर जिस दिन आप कन्फ्यूजन को हरा देंगे, एग्जाम का रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो कन्फ्यूजन से कैसे बचा जाए, आदमी थोड़ा डेट में, नाम में, पब्लिशर के नेम में, एडिशन के नेम में, एडिटिंग के वे में या लिटरेरी डिवाइस को ध्यान से नहीं याद करता है तो कन्फ्यूज रहता है। तो हमने इसमें हर चीज़ को क्लियरली बताया है
तो एक बार फिर से ब्रीफ दे देना चाहेंगे कि यूलिसस पे 3 काम हुए हैं। यूलिसस पे पोएम भी लिखी गई है, ड्रामा भी लिखी गई है, नोवेल भी लिखी गई है। यूलिसस पे पोएम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है, यूलिसस पे नोवेल जेम्स जॉयस ने लिखा है, और यूलिसस पे प्लेज स्टीफन फिलिप ने लिखा है। और कब लिखा है, कहाँ पब्लिश हुई थी, पब्लिशर का नाम क्या है, ये सारा इसमें है। तो हमें उम्मीद है कि आपको इसमें अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं इस तरह से इंफॉर्मेटिव मैसेज के साथ या नोट्स के साथ अगले सेशन में। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।